अस्सलाम वालेकुम जी। आज का लेक्चर हमारे पास है साउंड इंटेंसिटी के बारे में। फिर हम देखेंगे कि इंटेंसिटी की वेरिएशन डिस्टेंस के साथ, फिर प्रेशर के साथ भी इसे डील करेंगे। फिर हम डेसिबल स्केल बनाएंगे जो साउंड इंटेंसिटी या इंटेंसिटी लेवल को मेजर करेगा। तो जनाब शुरू करते हैं। आपके पास आज का बेसिक टॉपिक हो गया साउंड इंटेंसिटी। हम कहते हैं कि साउंड ट्रैवलिंग वेव है, बिल्कुल दूसरी ट्रैवलिंग वेव्स की तरह वो भी एनर्जी ट्रांसफर करती है एक जगह से दूसरी जगह। ठीक है, तो आप कहोगे कि जो एनर्जी कैरी करेगी साउंड वेव उसे हम वेव इंटेंसिटी या साउंड इंटेंसिटी का नाम दे देंगे। ठीक होगी बात? तो वो किसके बराबर होगी? हम बोलेंगे प्रॉपर डेफिनेशन ऐसे होगी कि भाई आपके पास टाइम एवरेज रेट, यानी कि क्या मतलब कि आपने एवरेज टाइम पे देखना है उसको जिस पे जो एनर्जी ट्रांसफर हो रही है पर यूनिट एरिया। ठीक है, अक्रॉस उस वो एरिया परपेंडिकुलर रखना है एनर्जी की प्रोपोगेशन के। तो ये इसका देसी सा कंसेप्ट आ गया कि एक एरिया एनर्जी की प्रोपोगेशन के परपेंडिकुलर पड़ा है तो आपने वो यूनिट एरिया कंसीडर किया है और वहां से टाइम एवरेज रेट निकालना है आपने। ठीक होगी बात? तो वो जो आपके पास टूल बन रहा है, अब वो कैसे बन रहा है? आप लिख रहे हैं आई बराबर है आपके पास पावर डिवाइडेड बाय एरिया। तो पावर को अगर आप देखो तो एनर्जी डिवाइडेड बाय टाइम लिखा जा सकता है। तो अब आप ये सारा जो ऊपर लिखा हुआ है बड़ी आसानी से समझ सकते हैं कि भाई आपने टाइम एवरेज रेट, क्योंकि आप रेट का मतलब टाइम के लिहाज से देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं टाइम के लिहाज से? कि जो एनर्जी ट्रांसपोर्ट हो रही है कहाँ पे? पर यूनिट एरिया। तो समझ आ गई बात आपके पास? अगली बात तो शर्त है ना कि भाई आपने वो एरिया जो सरफेस एरिया वो परपेंडिकुलर रखना है प्रोपोगेशन ऑफ एनर्जी के। तो ये जनाब आपके पास डेफिनेशन आपको समझ आ गई कि साउंड इंटेंसिटी डिफाइन आप कैसे करेंगे। अब हम इसकी जरा वेरिएशन को देखते हैं कि इंटेंसिटी डिस्टेंस के लिहाज से कैसे वेरिएशन होगी। लेट्स से हम कहते हैं कि साउंड वेव चल रही है। अब जब साउंड वेव ट्रैवल करेगी तो आप फ्लूइड जो होगा, ज़ाहिर फ्लूइड में एयर या किसी जगह ट्रैवल कर रही है, तो वो आप एलिमेंट जो होगा फ्लूइड एलिमेंट वो अपने से अगले वाले फ्लूइड एलिमेंट पे क्या लगाएगा? फोर्स लगाएगा। ठीक होगी बात? अब इसका मतलब ये होगा कि आपके पास प्रेशर इंक्रीज करेगा फ्लूइड एलिमेंट में, वो जितना इंक्रीज करेगा उसे मैंने डेल्टा पी कह दिया। ठीक है, अब उसकी फोर्स की कीमत कितनी होगी? तो आप कहोगे एफ एक्स बराबर आ जाएगा ए डेल्टा पी। ए क्या है? क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द फ्लूइड एलिमेंट। ठीक है, तो अब आपको मुद्दा समझ आ रहा है कि आपने क्या सोचा कि एक फ्लूइड एलिमेंट था जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ए था, उसमें एक एलिमेंट ने दूसरे एलिमेंट पे क्या लगाई? फोर्स। आपने उसे एफ एक्स का नाम दिया जिससे प्रेशर में बदलाव आया जिसे आपने डेल्टा पी कह दिया। अब आपने लिखा कि एफ एक्स बराबर है ए डेल्टा पी, और आप लिख सकते हो कि भाई आपने जो डेल्टा पी प्रेशर की वेरिएशन पढ़ी थी वो डेल्टा पी एम साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी पढ़ी थी। तो क्या ये वैल्यू उठा के यहाँ पे नहीं लगाई जा सकती? तो वो डेल्टा पी एम तो मैक्सिमम वेरिएशन इन प्रेशर आ गया। तो जनाब साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी। अब हम जानते हैं कि आपके पास वेलोसिटी जो आपका फ्लूइड मूव कर रहा है, जो आपने स्लाइस कंसीडर किया है, फ्लूइड एलिमेंट कंसीडर किया है, वो आप डिस्प्लेसमेंट से निकाल सकते हो कि भाई जो फ्लूइड डिस्प्लेस होता है उसकी जो इक्वेशन जो फॉलो हो रही थी कल हमने पढ़ा लॉन्गिट्यूडनल में ट्रैवलिंग वेव में, तो आप कहोगे साइन आपके पास एस एक्स ऑफ टी एस एम कॉस के एक्स माइनस ओमेगा टी। तो एस एम मैक्सिमम एम्पलीट्यूड को शो कर रहा है, तो इसका डेरिवेटिव ले लो। तो डिस्प्लेसमेंट का डेरिवेटिव लोगे तो वेलोसिटी आ जाएगी, तो वो मैंने ले लिया यहाँ पे। तो आपके पास अब आपने चूंकि वेलोसिटी बनानी है तो टी के लिहाज से डेरिवेट करोगे। तो एस एम तो कांस्टेंट है, कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी आएगा, और जब आप एंगल का डेरिवेटिव लोगे तो माइनस ओमेगा टी का डेरिवेटिव माइनस ओमेगा आएगा, तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे मैंने आपके पास लिखा ओमेगा एस एम साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी। बात समझ आ गई? तो अब हम पावर जानते हैं कि भाई पावर पर यूनिट एरिया, जैसे आपने यहाँ पे कहा है। तो ये चीज आप इसे कैसे डिफाइन कर सकते हो? आप कहोगे कि फोर्स इनटू वेलोसिटी, मगर फोर्स कैसी देखनी है? पर यूनिट एरिया, ताकि आपके पास वो जो यूनिट एरिया वो डील हो जाए। तो मगर जब फोर्स और वेलोसिटी जरब खाती है
तो वो आपके पास क्या बनती है, पावर बनती है। मगर अब आपने समझना है कि fx आपके पास कितना आ गया है, वो आपको पता है a डेल्टा p है, और vx आ गया। अब आपके पास a डेल्टा p की वैल्यू भी मौजूद है, vx की वैल्यू भी मौजूद है, वैल्यूज प्लेस कर दी आपने। अब यहां से साइन 2 दफा आ रहा है, तो साइन स्क्वायर kx माइनस ओमेगा टी लिखा जा सकता है। फिर डेल्टा pm और sm आपने लिख दिया a और ओमेगा, यानी चीजें तरतीब में लिख दी। अब आप जानते हैं कि मैक्सिमम जो वेरिएशन इन प्रेशर थी वो आपने लिखा था बल्क मॉडुलस वेव नंबर इनटू मैक्सिमम एम्पलीट्यूड। तो जनाब ये हमने टूल लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, मैं इसका लिंक आई बटन में दे दूंगा। तो आप क्या डेल्टा पीएम की वैल्यू प्लेस कर सकते हो, वो क्या है, बल्क मॉडुलस, बीटा से जाहिर कर लो, लेट बी बोल दो, के एंड एस एम। तो वो वैल्यू आपने प्लेस कर दी डेल्टा पीएम की। अब एस एम 2 दफा आ रहा है तो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड का स्क्वायर हो जाएगा, तो स्क्वायर वाले फैक्टर इधर आ गए। अब आप जानते हैं कि भाई आपके पास जो पावर पर यूनिट एरिया, तो एरिया दूसरी जानी जाके डिवाइड होगा। तो अब आप आई के बराबर इंटेंसिटी लिख लेंगे, तो इंटेंसिटी का टूल क्या बन गया, इक्वेशन नंबर 1, आई आपके पास आ गया ये। अब आपके बी क्या है, बल्क मॉडुलस, के क्या है, वेव नंबर, ओमेगा क्या है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, एस एम स्क्वायर क्या है, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड का स्क्वायर, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट का स्क्वायर, साइन स्क्वायर के एक्स माइनस ओमेगा टी आ जाएगा। अब आपने ये अज्यूम किया है कि भाई जो वेव ड्यूरिंग द टाइम है वो बड़ी है, तो इसका मतलब क्या हुआ, पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ वेव का क्या मतलब कि उसका गुजरने में जरा टाइम लग रहा है। तो अब आप कहो कि भाई साइन स्क्वायर के एक्स माइनस ओमेगा टी जो इक्वेशन 1 में आ रहा है, इसकी एवरेज वैल्यू अगर लेते हो तो साइन की वैल्यू या 0 होगी या 1 होगी, इससे ज्यादा तो नहीं हो सकती। तो एवरेज लोगे 0 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, तो वो 1/2 आ जाएगी। तो इसका मतलब साइन की एवरेज वैल्यू अगर मैं इक्वेशन 1 में यूज करूं तो वो 1/2 हो सकती है। तो वो इक्वेशन 2 बन गई अब आपके पास कि 1/2 बी के ओमेगा साइन एम स्क्वायर आ गया। अब आप जानते हो वेव नंबर के ओमेगा बराबर होता है वी के बराबर आ जाएगा ओमेगा बटा वी के। तो क्या ये वैल्यू प्लेस कर दी जाए, तो के की जगह मैंने क्या लगा दिया, ओमेगा बटा बी, ओमेगा 2 दफा आ गया तो ओमेगा स्क्वायर, तो वो मैंने साइड पे कर दिया। अब आपने बीटा ओवर वी आ गया आपके पास, बीटा आपने वैसे लिखा रहने दिया, आपने स्पीड ऑफ द साउंड वेव निकाली थी, तो बल्क मॉडुलस ओवर डेंसिटी का कंसेप्ट था, तो दोनों तरफ का वी स्क्वायर करेंगे तो बीटा ओवर रो नॉट आ जाएगा। तो बात की बात है, फिल वक्त अब आप v की वैल्यू प्लेस कर रहे हो, v की वैल्यू नीचे लग जाएगी आपके पास। अब नीचे स्क्वायर रूट है, ऊपर भी आपके पास है बल्क मॉडुलस, नीचे स्क्वायर रूट में बल्क मॉडुलस है, और ये बटे के नीचे बटे है रो नॉट, तो इसे तो स्क्वायर रूट ऊपर जा सकता है, और इसका स्क्वायर रूट वैसे पावर के साथ एडजस्ट हो जाएगा, क्योंकि इसकी पावर 1, इसकी पावर 1/2, जब ये पावर ऊपर जाएगी तो माइनस में आ जाएगी, तो वो 1 माइनस 1/2 1/2 बचेगा। तो इसका मतलब बल्क मॉडुलस भी आपका स्क्वायर रूट में ऊपर आ जाएगा, ये रो नॉट भी ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। तो आप लिख सकते हो 1/2 स्क्वायर रूट बीटा रो नॉट ओमेगा स्क्वायर एस एम स्क्वायर। अब आप बीटा जानते हैं बल्क मॉडुलस है, रो नॉट डेंसिटी है, ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, एस एम आपके पास मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है। तो ये इक्वेशन हमें ना एक चीज समझाती है कि जो आपका वूफर सिस्टम होता है उसके अंदर जो स्टीरियो सिस्टम होता है, लो फ्रीक्वेंसी वाले जो वूफर है उनको ज्यादा एम्पलीट्यूड के साथ वाइब्रेट करना पड़ता है। किसके लिहाज से, जो हाई फ्रीक्वेंसी ट्वीटर होता है वो वही सेम साउंड इंटेंसिटी पैदा करने के लिए, यानी अगर आपने सेम साउंड इंटेंसिटी पैदा करनी है तो हाई फ्रीक्वेंसी ट्वीटर जितनी वाइब्रेशन जाहिर है वो तक परिंदा है, तो आपके पास उतनी साउंड इंटेंसिटी के लिए वाइब्रेट करना पड़ेगा लार्जर एम्पलीट्यूड के साथ। ठीक है, तो ये एक बेसिक सा कंसेप्ट आ जाता है। फिर जनाब आपके पास क्या है कि अगर हम इसे प्रेशर एम्पलीट्यूड के साथ देखना चाहें, अभी तो डिस्प्लेसमेंट है ना आपके पास, डिस्प्लेसमेंट वाला यानी मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट के साथ है, तो अगर आप प्रेशर एम्पलीट्यूड के साथ देखना चाहो तो इसी टूल को मैंने लिख दिया जो इक्वेशन 3 में था। तो अब सॉरी यहाँ पे मुझे 3 मेंशन करना है, जो इक्वेशन 3 में था तो आपने वो लिख दी इक्वेशन 3 यहाँ से। अब आप जानते हैं कि डेल्टा पीएम बराबर होता है किसके, बल्क मॉडुलस वेव नंबर एस एम, यहाँ से एस एम की वैल्यू आप निकाल लो तो वो डेल्टा पी बाई के भी आ जाएगा।
आपने चूंकि डिस्प्लेसमेंट वाला फैक्टर आप बीच में से खत्म करना है तो एस एम की वैल्यू लग गई, ओमेगा वी के होता है, तो दोनों वैल्यूज उठा के आपने प्लेस कर दी यहाँ पे, तो ओमेगा की वैल्यू भी लग गई, एस एम की वैल्यू भी लग गई आपके पास यहाँ पे। अब आप चूंकि स्क्वायर ओपन कर सकते हैं तो के स्क्वायर आ जाएगा, और यहाँ पे बीटा आपके पास है, तो अब आप क्या कर सकते हो कि भाई बीटा बीटा से यानी स्क्वायर ओपन करने के बाद बाकी क्या बच गया, 1/2 वी फॉर वेलोसिटी है, वेलोसिटी ऑफ साउंड वेव, डेल्टा पी एम स्क्वायर ओवर बीटा है। तो अगर आप एक काम करो कि v की वैल्यू जानो, तो v की वैल्यू क्या है, स्क्वायर रूट बीटा बाई रो, तो क्या आप ये वैल्यू v स्क्वायर में बीटा ओवर रो लगाया जा सकता है, तो नीचे चूंकि बीटा आ रहा है तो क्या अब आप यहां से लिख सकते हैं कि भाई अब आपके पास ये चीज किसके बराबर आ जाएगी, यानी v रो नॉट के, वो v स्क्वायर आना था ना, तो ऊपर वाले v से क्या हो गया, वो कट गया, तो अब आपके पास बाकी क्या बच गया, 1/2 डेल्टा पी एम स्क्वायर, यानी प्रेशर, मैक्सिमम प्रेशर में जो वेरिएशन है, v फॉर वेलोसिटी, रो नॉट फॉर डेंसिटी। तो ये अब आपके पास साउंड इंटेंसिटी इन टर्म ऑफ प्रेशर एम्पलीट्यूड आ गई। ठीक है, अब जो चीज हमने पढ़नी है वो है डेसिबल स्केल। आपके पास जो डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड है इंसानी कान का, वो कम से कम आप कह लो वो कितना है, वो सॉरी 10⁻⁵ है, वो लाउडेस्ट, ज्यादा से ज्यादा आवाज अगर आपके कान को हिट करेगी तो आपके कान का पर्दा इतना वाइब्रेट कर सकता है। और आपके पास 10⁻⁻10 फॉर फेंट साउंड, यानी इसका मतलब ये अब बहुत ज्यादा वाइब्रेशन है, ये बहुत कम वाइब्रेशन है, तो अगर आप इनकी रेशियो लो तो 10⁻6 की आपके पास आ जाएगी। तो आपके पास जो इंटेंसिटी ऑफ साउंड है वो स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड के साथ वेरी कर रहा है। आपने अभी टूल पढ़ा है जैसे ये कि स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड के साथ क्या करता है, वेरी करता है। तो अब आपके पास जो उनकी इंटेंसिटीज की रेशियो है वो अब आप चुके स्क्वायर डिस्प्लेसमेंट जो एम्पलीट्यूड है उसका स्क्वायर करोगे तो वो 10⁻12 आ जाएगा, क्योंकि 10⁻6 है ना, 2 से मल्टीपल हो जाएगा तो 10⁻12 हो जाएगा। तो जनाब इसका मतलब ह्यूमंस एक बहुत बड़ी रेंज सुन सकते हैं इंटेंसिटी की। अब यहाँ पे ना दो लफ्ज कंफ्यूज करते हैं, तो मैंने ना समझाने के लिए अलग अलग कर दिए। इंटेंसिटी ऑफ साउंड बोला जाए तो आपने क्या मानना है कि एब्सोल्यूट मेजरमेंट ऑफ साउंड एनर्जी जो किसी यूनिट एरिया में गिवन टाइम पे फॉल कर रही होगी। और अगर इंटेंसिटी लेवल ऑफ साउंड बोला जाए तो इसका मतलब होगा कि आप साउंड एनर्जी को कंपेयर कर रहे हो किसके साथ, डिटेक्टेबल थ्रेशोल्ड ऑफ हियरिंग। थ्रेशोल्ड ऑफ हियरिंग यानी वो कम से कम आवाज जो हमारे कान सुन सकते हैं या किसी सोर्स के लिहाज से, तो उसके साथ जब आप कंपेयर करोगे किसी भी साउंड एनर्जी को, क्या तो आप क्या बोलोगे, इंटेंसिटी लेवल। अभी इसे डिटेल में समझते हैं। तो आप कहोगे कि हमारे कान जो है वो साउंड को जो रिस्पॉन्ड करते हैं वो किस तरह बिहेव करते हैं, लॉगरिथमिक फंक्शन आता है आपके पास। तो इसका मतलब जो हम स्केल बनाने वाले हैं जिसे हम साउंड लेवल एसएल से रिप्रेजेंट कर रहे हैं या इंटेंसिटी लेवल कह लें, तो वो एसएल लिख दिया 10 dB लॉग आई ओवर आई नॉट। यहाँ पे डीबी क्या है, डीबी आपका डेसिबल की एब्रीवेशन है, जो कि आपके यूनिट हैं किसके, साउंड लेवल के। तो हमने ग्राहम बेल जिन्होंने टेलीफोन इन्वेंट किया था उनको क्रेडिट रिकॉग्नाइज किया। तो बेल आपके पास इस यानी बहुत बड़े स्केल यूनिट आता है, तो आम तौर पे डेसिबल इस्तेमाल होते हैं जब हम साउंड इंटेंसिटी लेवल को डील कर रहे होते हैं। तो आपके पास यहाँ पे जो आई नॉट आ रहा है इसे हम रेफरेंस इंटेंसिटी कहते हैं। ये अब अगर स्केल में देखें तो थ्रेशोल्ड ऑफ हियरिंग है 10⁻⁻12, और इसमें आप देखो तो आपने इसे 0 डेसिबल माना हुआ है। 10⁻⁻12 में जो आपकी इंटेंसिटी है, यानी अगर इतनी इंटेंसिटी आपके ईयर ड्रम पे पर यूनिट एरिया पर टाइम फॉल करेगी तो वो 0 डेसिबल काउंट होगा। ठीक है, जिसे मैंने रेफरेंस इंटेंसिटी मान लिया है। और इसी तरीके से अपर लेवल ऑफ ह्यूमन हियरिंग, वो आपके पास क्या है, थ्रेशोल्ड ऑफ पेन उसे नाम देते हैं, यानी अपर लेवल को क्या नाम देते हैं, थ्रेशोल्ड ऑफ पेन, और उसको 1 का नाम दिया, यानी उसकी इंटेंसिटी 1 मानी गई है, जो कि आपके पास 120 डेसिबल पे लाई कर रही है। ठीक है, तो ये चीज अब आपने स्केल में समझ ली कि आई नॉट अगर आता है तो वो आपके पास रेफरेंस इंटेंसिटी है, इसका ना वो 0 डेसिबल के लिए होगा ह्यूमंस के लिए, ह्यूमंस के लिए। ठीक है, और ह्यूमंस की जो थ्रेशोल्ड ऑफ पेन है यानी अपर रेंज है वो 120 है, जिस पे इंटेंसिटी कितनी हो जाती है 1 वाट पर मीटर स्क्वायर। समझ गए इस बात को।
तो ये चीज समझनी है। अब इसमें एक और कंसेप्ट भी है कि आपको यहाँ से लग रहा है कि आपने जो इंटेंसिटी लेवल है वो आपने किसी रेफरेंस के साथ ही मेजर कर सकते हैं, रेफरेंस इंटेंसिटी के साथ भी मेजर कर सकते हैं। ऐसा नहीं है, आप साउंड जो आपके पास है डेसिबल, वो आप डिफरेंट साउंड को भी मेजर कर सकते हैं रेदर देन इंटेंसिटी लेवल। यानी आप किसी रेफरेंस को लिए बगैर दो डिफरेंट साउंड के इंटेंसिटी लेवल्स को भी कंपेयर कर सकते हैं। कैसे? अब अगर आपके पास सोर्स एमिट करता है साउंड, तो हम जानते हैं कि फासले के साथ साथ आपकी इंटेंसिटी कम हो जाती है, इनवर्स स्क्वायर लॉ फॉलो कर रही होती है। तो अगर आप दो साउंड इंटेंसिटी देखते हो I1 I2, तो आप कहोगे SL1 माइनस SL2, तो आप लिखोगे 10 dB log I1 ओवर I0 माइनस 10 dB log I2 ओवर I0। अब जनाब I0 तो दोनों में आ गया, आप जानते हैं बीच में माइनस का साइन आ गया है, तो आप जब लॉग होता है तो वो चीजें आपकी डिवाइड हो जाती हैं, तो आपके पास I1 ओवर I2 ही बचेगा, जिसे आपने ऐसे सादा करके लिख दिया, यानी सारे की बजाय ये लिख दिया। अब आप जानते हैं कि आपके पास इंटेंसिटी इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो कर रही है, तो क्या मैं I1 की जगह R1 स्क्वायर और I2 की जगह R2 स्क्वायर देख सकता हूं? इनवर्स लॉ फॉलो हो रहा है, तो क्या आप लिखेंगे ऐसे कि आपके पास जो I1 ओवर I2 की रेशियो है उसकी जगह क्या आ गया R2 स्क्वायर ओवर R1 स्क्वायर। क्या अब आप डिस्टेंस के लिहाज से इंटेंसिटी लेवल मेजर कर रहे हैं, ठीक है, और यहाँ पे दो इंटेंसिटीज को कंपेयर करके आप कर रहे हैं, आपको किसी रेफरेंस की जरूरत नहीं है। तो ये एक बेसिक सा कंसेप्ट था आपके पास डेसिबल स्केल के लिए। तो जनाब ये आज का हमारा टॉपिक था। अगर आपको इसमें कोई बात पूछनी हो, कोई डाउट हो, तो नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, बाकी इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज।